हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर डिस्कस कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा डिस्कस चल रहा था अभी न्यायपालिका पर। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों अभी लास्ट सेशन में हमने न्यायपालिका का एक सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने शासन के प्रमुख अंगों की बात की थी और साथ में दोस्तों न्यायपालिका का एक परिचय देखा था कि न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है और क्या क्या विशेषता इसकी होती है। एक सामान्य परिचय देखा था दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और वैसे तो मैं कहूंगा कि आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब हमारा न्यायपालिका में जिसके अंतर्गत हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ना है, वो आज से हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू होगा। इसमें हमको देखने को मिलेगा और कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं, पावर से इनका गठन किस प्रकार से होता है, और उसी प्रकार से उच्च न्यायालय पर भी दोस्तों इसके जस्ट बाद में हम उच्च न्यायालय पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। और शुरू करें उससे पहले जो भी दोस्त हमें पहली बार हमें देख रहे हैं, हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों लोधाई क्लासेस के इस बीए प्लेटफॉर्म पर सभी लेक्चरों को, अर्थात कि जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस के अनुसार सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको अगर कोई डाउट होता है तो हम आपको कॉल और व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में दोस्तों आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए, आपको नोट्स बनाने में हेल्प करने के लिए और साथ में एग्जाम टाइम में रिविजन करने के लिए हम आपको ये क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं। वही क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दोस्तों हम टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उसे डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को और बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। और व्हाट्सएप नंबर अगर आपको चाहिए दोस्तों, अगर आप हम हमारे साथ में व्हाट्सएप पर जुड़ करके अगर आप अपनी डाउट को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिल जाएगा, लोधाजी क्लासेस नाम से, उसे ज्वाइन कर ले, जहां आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन शुरू करें दोस्तों। आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय पर हमारा आज डिस्कस होगा। लास्ट सेशन में दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ कि लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों इस पूरे लेक्चर का जो सारांश था, लास्ट में भी बताया था मैंने आपको, तीन प्रकार से अर्थात तीन पॉइंटों के माध्यम से हम इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत सब आ जाएगा, जो कि न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल, वेतन भत्ते वगैरह, इन सबकी डिस्कस हम रचना या संगठन के अंतर्गत ही करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपालिका के रूप में क्या महत्व है, क्या विशेषता है इसकी। ठीक है, चलिए तो कल हमने जो देखा था दोस्तों, ये शासन के प्रमुख तीन अंगों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि शासन के कौन कौन से अंग होते हैं। तो तीनों अंगों पर हमने दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस किया था, जिसमें देखा था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है, इनमें विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित है, जबकि न्यायपालिका एकदम पृथक है ना, एकदम अलग होती है ये, जिससे कि ये जो है संविधान के रक्षक के रूप में जानी जाती है, और साथ ही साथ में जनता के अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी न्यायपालिका को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान के द्वारा न्यायपालिका को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, और कार्यपालिका और विधायिका से पृथक रखते हुए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी न्यायपालिका के प्रकारों पर, कि न्यायपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है एकीकृत न्यायपालिका और एक होती है दोहरी न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका के अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार का कुछ ये एक सीरीज पाई जाती है, जो है कैटेगरी पाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होता है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय, और फिर उसके बाद होते हैं दोस्तों जिला या सत्र न्यायालय, और लास्ट में दोस्तों जो आता है वो आता है हमारा पंचायत न्यायालय, अर्थात की न्याय पंचायत, जो कि पंचायत गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें बैठती है, उसी को हम यहाँ पर न्याय पंचायत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में किस किस प्रकार से इनकी संख्या होती है, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और दोहरी न्यायपालिका के बारे में भी हम आपको कंप्लीट बता चुके थे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा स्टार्ट होगा आज से सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट बोलूं या सर्वोच्च न्यायालय बोलूं, एक ही शब्द है, दोनों के एक ही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जैसा कि हमने कल भी देखा था, और जब जब भी न्यायपालिका की हमारे सेशन में डिस्कस हुआ है, चाहे वो लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी विषय का रहा हो,
जब भी हमारे सामने न्यायपालिका की बात आती है तो न्यायपालिका का एक सिंपल सा अर्थ निकाल लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। कि सर्वोच्च न्यायालय में ही पूरी न्यायपालिका समाहित तो होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका को एक्सेप्ट करने के कारण ही पूरी न्यायिक व्यवस्था दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही समाहित हो जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही दोस्तों हाई कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट के अंडर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो होते हैं। इस प्रकार से एक पूरी श्रेणी बनी हुई होती है जिसमें सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे न्यायपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख अगर किसी का अध्ययन हमें करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट पर ही करना है। इस सुप्रीम कोर्ट के इस लेक्चर को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया दोस्तों तो आपको उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय या फिर कहें कि न्यायिक सक्रियता वगैरह इन सबको समझने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। बस एक ही चैलेंज है आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय का। अगर सर्वोच्च न्यायालय आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सेशन अपना आज का। अब डायरेक्टली हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, चलिए एक बार स्लाइड को पढ़िए दोस्तों। स्लाइड को पढ़ने के बाद में अब मैं इसको एक पूरे व्यवहारिक रूप से भी आपको समझाते चलूंगा, स्लाइड के साथ साथ थ्योरेटिकल रूप के साथ साथ में। क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल रूप बताना भी जरूरी है। अगर मैं सिर्फ आपको व्यवहारिक रूप से समझाते हुए आगे बढ़ता चलूं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पूरा सेशन में खत्म कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों सिर्फ व्यवहारिक रूप से समझना ही पर्याप्त नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी है जिनका हमें पता है, हमें ज्ञान है, लेकिन हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। हमको पता है लेकिन फिर भी हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी कारण से दोस्तों अगर मैं आपको पूरा व्यवहारिक रूप से समझाते चलूंगा आपको समझ भी आ जाएगा, सब पता है, लेकिन एग्जाम में बैठेंगे तो लिखना क्या है ये नहीं पता होगा तो फिर आपके सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस चुनौती का सामना करने के लिए ही पहले व्यवहारिक रूप समझिए, उसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़िए। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग अपनी आंसर राइटिंग में करना है। ठीक है ना, चलिए तो पहले दोस्तों आप स्लाइड पर आइए, जरा समझिए इसको। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र, सशक्त और निष्पक्ष न्यायालय है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान के रक्षक तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा की भूमिका प्रदान की है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं जो कि लगभग हम इससे पहले कंप्लीट ये बात कर चुके हैं, व्यवहारिक तौर पर भी कर चुके हैं। इसमें पहले पॉइंट में बोला गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अर्थात हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो पूरी तरह से पृथक है अर्थात स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र किससे है? स्वतंत्र किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों स्वतंत्र है ये शासन व्यवस्था से अर्थात कि हमारी विधायिका से अर्थात हमारी संसद से या किसी भी अन्य व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकते, किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रख सकता, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति साहब ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट पर संविधान के अलावा किसी का प्रभाव, किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कहा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसी कारण से वो सशक्त भी है। जो स्वतंत्र होगा वो सशक्त होगा। जैसे कि जब हम बात करते हैं हमारे भारत में कार्यपालिका की, तो दोस्तों कार्यपालिका कहीं ना कहीं विधायिका से संबंधित है, विधायिका के नियंत्रण में कार्य करती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के जो बड़े विभाग हैं उनके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं अर्थात कि जो मंत्री है, जो भी बड़े विभाग होते हैं कार्यपालिका के, उसके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री विधायिका से ही आते हैं। इस कारण से कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से विधायिका का कंट्रोल होता है। किसका? विधायिका का। इस कारण से दोस्तों, इस कारण से हमारी कार्यपालिका पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती है, लेकिन न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का। इस कारण से ये स्वतंत्र है और निष्पक्ष है और सशक्त है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने दोस्तों इसको जानबूझ करके स्वतंत्र किया न्यायपालिका को। उनको मालूम था कि अगर विधायिका कार्यपालिका एक साथ मिलकर के कितनी भी कुछ भी गड़बड़ करेगी शासन व्यवस्था के को संचालन के तहत, लेकिन तो उसको संभालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का पृथक अर्थात स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। इस कारण से ही संविधान निर्माताओं ने इन्हें इसको जो है एकदम स्वतंत्र बनाया और साथ ही साथ में ये भी अधिकार दिया कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा कर सके। अब संविधान की रक्षा का मतलब क्या हुआ?
कि अगर विधायिका या कार्यपालिका अर्थात इस देश का कोई भी व्यक्ति या शासन का कोई भी, सरकार का भी कोई व्यक्ति या कोई भी हो, एनीबडी, कोई भी हो सकता है, कोई भी अगर हमारे संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। विधायिका भी संविधान के उपबंधों के या कहें कि जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो संविधान में कहा गया है, उसके विरुद्ध अगर विधायिका भी कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी निरस्त कर सकता है, ये अधिकार भी दिया। और साथ ही साथ में जनता को संविधान ने जो मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, अगर कोई भी, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, अगर कोई भी उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है कोई भी, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुरक्षा की, उसके अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दे सकता है। ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुआ है संविधान से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से इतनी सारी शक्तियां समाहित होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में, ये सर्वोच्च न्यायालय हमारा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। क्लियर हुआ ना। चलिए दोस्तों, तो ये तो था बेसिक कंसेप्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के को लेकर के, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में कि इसका गठन किस प्रकार से हुआ है, और इसके गठन के तहत हम 3 बातों पर विशेष फोकस करेंगे। 3 बातें होगी इसमें। न्यायाधीशों की संख्या क्या होनी चाहिए, न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संविधान ने किसको दिया है, अर्थात कि किसके द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होगी और कौन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, है ना। ये अलग अलग पार्ट होते हैं, इनको इसी में हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, और इन सब के अलावा देखेंगे कि न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उनके रिटायरमेंट से पहले कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, तो 1 बाय 1 करके हम इनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अभी तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, और इसी पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगे रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कोई समस्या आपको नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ तरीके से पूरा लेक्चर चलने वाला है, बहुत बेसिक तरीके से, कोई विशेष या डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पर, बस समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं जानता हूं दोस्तों बुक्स में पढ़ना, न्यायपालिका को बुक में पढ़ना, चूंकि न्यायालय की जो लैंग्वेज है, जो हमारी शब्दावली है हिंदी की, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है, इस कारण से एक बार पढ़ने में वो समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसको एक बार आप अगर समझ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इस विश्व की किसी भी किताब से आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना, 100% समझ आएगा आपको, 100% समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो न्यायाधीशों की संख्या, जरा आइए स्लाइड पर, इसका एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए। मूल रूप से अर्थात कि हमारे मूल संविधान में, मूल रूप से अर्थात मूल संविधान, अब मूल संविधान किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए संविधान भी एक मूल संविधान और एक वर्तमान संविधान। मूल संविधान अर्थात कि जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा था पहली बार, उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। और एक वर्तमान संविधान, जैसा कि विभिन्न संशोधन संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक कई बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं, परिवर्तन हो चुके हैं, तो परिवर्तनों के बाद आज वर्तमान में कैसा संविधान है, एक वो, उसको हम बोलेंगे वर्तमान संविधान, ठीक है ना। तो मूल रूप से अर्थात मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितना, एक न्यायाधीश होंगे और 7 अलग से अन्य न्यायाधीश होंगे, क्लियर है ना। जो कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के इसमें जो है दोस्तों एक संशोधन होता है, उस संशोधन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है दोस्तों उनकी संख्या 34 अर्थात 34 हो जाती है। कितनी, 2019 के अधिनियम के बाद में, 2019 में जो चेंजेस हुआ संविधान में, जो भी चेंजेस हुआ उस चेंजेस के बाद में दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी हो जाती है, 34 हो जाती है, ठीक है ना। तो मूल संविधान में कितनी संख्या निर्धारित की गई थी दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया था, तो इसके अंतर्गत आप बोलेंगे आप बोलेंगे 8 न्यायाधीशों की, 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश,
कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 2019 के चेंजेस के बाद में, 2019 के संशोधन के बाद में अब वर्तमान में 34 न्यायाधीश है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना है इस पर कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी संख्या, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में कितने, देखिए जब मूल संविधान में एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों के का प्रावधान किया गया था, तो उस समय ये प्रावधान करने के बाद में नीचे एक लाइन और लिख दी गई थी कि इसमें समय की या परिस्थितियों के अनुसार या आगे चल के इनमें परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। ये संविधान में, मूल संविधान में लिख दिया गया था। और इस कारण से संविधान, जो हमारी संसद है, संसद को ही ये अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होने चाहिए। और जो दोस्तों 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर अभी तक कई बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में परिवर्तन किया गया है, अर्थात उनके पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है। और ये बढ़ाते बढ़ाते ही दोस्तों आज हमारे पास में 34 न्यायाधीश हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। हालांकि ये कम है और ज्यादा होना चाहिए, कम है। आप सभी को, आप एक जीके के लिए बता देता हूं दोस्तों, अभी भी हमारे भारत में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। और वो मामले कैसे हैं दोस्तों, आप सुनेंगे, अगर उसको गहराई में एनालाइज करेंगे ना, तो आपकी आत्मा कलप जाएगी, मतलब थर्रा उठोगे आप लोग। कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने अभी तक उनको उनको दोस्तों सजा नहीं दी है। बिना सजा के 10-10 साल से वो लोग जेल काट रहे हैं। और 10 साल के बाद में किसी का 10 साल के बाद में, किसी का 12 साल के बाद में डिसीजन आता है, और डिसीजन में आता है कि ये तो बेगुनाह है। तो सोचिए कि 12 साल जेल काटने के बाद उसको पता चल रहा है कि वो बेगुनाह था, है ना। तो ऐसी स्थिति दोस्तों, ये न्यायाधीश कम होने के कारण ही ऐसी स्थितियां पनपती है, ठीक है। तो न्यायाधीशों की संख्या और न्यायालय का क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों के वेतन व सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीजें हैं दोस्तों जिसमें संसद को अधिकार दिया। कौन कौन से अधिकार? न्यायाधीशों की संख्या, याद रखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, सिर्फ न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसका अधिकार संसद को दिया गया है। इसके अलावा न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार भी संसद के पास है। और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का, माफ कीजिएगा, संसद के पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि समय समय पर की जाती रही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, या भारत के राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में हम देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यताएं। पॉइंट 2 में न्यायाधीशों की योग्यताएं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। इसमें प्रथम है, ये सभी जगह मिलेगा आपको, मैं शुरू से बताते आया हूं कि वह भारत का नागरिक हो। अर्थात कि हमारे भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि किसी भी सरकारी पद को अगर आपको देना है, कोई भी राजनीतिक पद देना है, कोई भी संवैधानिक पद देना है, तो इस पद के लिए ये आवश्यक शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अर्थात किसी बाहरी व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पद नहीं देंगे जिससे कि पूर्व स्थितियां वापस से पनप सके, ठीक है ना। तो पूर्व स्थितियों से बचाव करते हुए ही संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की थी, क्योंकि वो संविधान निर्माता पूर्व में जो भी परिस्थितियां घटित हुई थी हमारे औपनिवेशिक काल के समय में, उनसे भली भांति परिचित थे और काफी संघर्षों के बाद उन्होंने भारत को आजाद करवाया था, है ना। तो इस कारण से ही दोस्तों इस प्रकार की कई सारी ऐसी मजबूत व्यवस्थाएं की गई थी संविधान में, जिनके आधार मानकर ही हमारी शासन व्यवस्था आज तक संचालित होती है ना। तो इसमें सबसे पहली शर्त है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी है कि वह व्यक्ति जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है या उनको नियुक्ति की जाती है, वो व्यक्ति उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। किसमें? या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालयों में भी लगातार 5 सालों से वो जज रहा हो, ठीक है। तो
तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। इसके अलावा यार कुछ भी हो जाए ना। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक उसने वकालत की हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको विशेष याद रखनी है। और मुझे पता है जब आप बुक पढ़ते हैं तो ये दो बातें आपको बहुत खलती है, क्योंकि ये बहुत जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपके सामने आती है किताबों में। इस कारण से समझने में थोड़ी तकलीफ आती है। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए दो आवश्यक शर्तें, वो एक ये है कि या तो वो व्यक्ति 5 साल तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो अर्थात जज रहा हो। ठीक है, या फिर वो हाई कोर्ट का 10 साल तक वकील रहा हो। 5 साल या तो जज रहा हो या फिर हाई कोर्ट का 10 साल जो है वो वकील रहा हो। ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में एक लास्ट है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में जब राष्ट्रपति साहब इनको नियुक्त करते हैं, इनको नियोजित करते हैं, तो उनकी दृष्टि में वे कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता होना चाहिए, जिसको तथा महाभियोग। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि इन न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा और इनको कैसे इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दोनों पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्लाइड को समझिए, पहले स्लाइड को समझिए, इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में। इसमें दोस्तों सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। ये आप सभी को दोस्तों, ये सब छोटी छोटी सी नॉर्मल सी बातें हैं जो लगभग सभी को पता होती है। आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय में जो एक लिमिट होती है, मतलब उनके रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र, मतलब 65 वर्ष की उम्र में उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का पद छोड़ना पड़ेगा। और इसके पहले भी वो अपनी मर्जी से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की भी एक प्रोसेस संविधान के अंतर्गत की गई है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे इनके पद से समय से पहले भी हटाया जा सके। लेकिन वो थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसलिए सशक्त है वो। ठीक है, तो इस कारण से इनके न्यायाधीशों को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इन्हें इनके पद से हटाने के लिए भी दोस्तों एक कठिन प्रोसेस होती है, और वो कठिन प्रोसेस का नाम है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सी है? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अर्थात कदाचार या असमर्थता के कारण, कदाचार अर्थात की कोई भ्रष्टाचार किया हो या गलत व्यवहार किया हो, है ना, या असमर्थ है वो व्यक्ति, जो भी जज है वो असमर्थ है अपने जो है किसी भी बात पर निर्णय लेने के लिए, तो उस कारण से संसद के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन, याद रखिएगा यहाँ पर, यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग, एक साथ में संयुक्त अधिवेशन में नहीं, अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा, अर्थात कि दोनों सदनों में जो सदस्य है उन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, अगर जैसे 100 सदस्य है तो 51 कम से कम, तो 51 में बहुमत आ जाएगा, मिल जाएगा उनको। ठीक है ना, तो दोनों सदनों के अलग अलग सदनों में जो इतने सदस्य है उन कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा, या फिर दोनों बैठक में जो उपस्थित हुए हैं उस समय, या जो मत डालने वाले जितने भी वहां पर आए हैं, उनके 2 तिहाई बहुमत से दोनों सदनों से पारित होना चाहिए वो महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद ही दोस्तों, उसके बाद ही राष्ट्रपति साहब उनको हटा सकते हैं, उस न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, और हालांकि इस हेतु उस न्यायाधीश को अपने बचाव के लिए पूरा अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति आदेश देते हैं कि वो अपना पद छोड़ दें। क्लियर हुआ है ना दोस्तों? तो ये था कार्यकाल और महाभियोग। तो कार्यकाल सिंपल सा है, इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। इससे पहले भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक होती है, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में चलती है। संसद के दोनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। पर शर्त यही है कि दोनों सदनों में उस सदन के जितने सदस्य है उसका बहुमत होना चाहिए, या फिर जितने सदस्य उस वक्त उपस्थित है, महाभियोग की जब प्रक्रिया चल रही है उस समय जितने सदस्य उपस्थित है, उन उपस्थित सदस्यों का 2 तिहाई बहुमत मिलना चाहिए, 2 तिहाई बहुमत मिलना चाहिए।
ठीक है। तो इसमें अगर दोनों सदनों से इस प्रकार से अगर वो महाभियोग पारित हो जाता है, तो पारित होते ही दोस्तों राष्ट्रपति साहब के द्वारा उन न्यायाधीश को जो है उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य के बारे में। शक्तियां और कार्य के बारे में वैसे टाइम देख लेते हैं जरा। टाइम दोस्तों लगभग 30 मिनट होने वाले हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसका अलग पार्ट आपको प्रेजेंट कर दूं, अलग पार्ट दे दूं इसका, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है। तो इस क्लास कंटिन्यू रहने वाली है, क्लास कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे की क्लास ये लगभग चलने वाली है। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद 2 या 3 पार्ट इसमें बनाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा लंबा सेशन है। ठीक है। स्पीड से भी जब बढ़ सकता हूँ दोस्तों, मैं आधे घंटे में पूरा सुप्रीम कोर्ट भी खत्म कर सकता हूँ। मेरे दोस्त बिल्कुल इसलिए को लेकर परेशान ना हो। पर मैं चाहता हूँ कि आज अगर आप 1 घंटा ज्यादा वीडियो देख लेंगे, उसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। पर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि मैं ऐसा समझाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं उसको। और मैं पूरा प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ कि कहीं और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आज आप बीए का मामला हो, चाहे दोस्तों आप बीए के बाद में यूपीएससी ही क्यों ना करना चाहे दोस्तों, आपको कंसेप्ट 100% याद रहेगा। ठीक है। क्योंकि मैं स्वयं एक यूपीएससी वाला बंदा हूँ। ठीक है। इसलिए दोस्तों आप निश्चिंत होकर के पढ़े, और जितना मैं टाइम आपसे पढ़ाने के लिए लेता हूँ उसमें यकीन माने मैं आपसे आपका टाइम बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ दोस्तों। जितना भी मैं पार्ट में भी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट आए थे कि सर लंबा सेशन होता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। इस कारण से अगर हो सके दोस्तों कि सर हो सके तो इसे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आप सेशन को छोटा मत कीजिए, शॉर्ट में मत पढ़ाइए, पढ़ाइए डिटेल में ही, लेकिन जितना भी लंबा होगा हम उसको फॉलो करेंगे। बस उसको थोड़ा सा जो है पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों इसी कारण से मैं 33 मिनट में जो भी 33 मिनट के पार्ट होते हैं उसको पार्ट में डिवाइड करना मैंने प्रारंभ किया है। तो इसको आपको कंटिन्यू देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगी। वो वैसे तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ते हैं, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको आसानी से पूरे जितने भी पार्ट है सब क्रम अनुसार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट भाग में, जिसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार अर्थात कार्य और शक्तियों के बारे में। और उसी में ही सुप्रीम कोर्ट की विशेषताओं को भी निपटा लेंगे। पूरा प्रयास करेंगे, भले 40 से 50 मिनट की क्लास चल जाएगी, तो उसमें दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट को जो है इस लेक्चर को दायन कर लेंगे। ठीक है। और इसके जस्ट बाद में हम हाई कोर्ट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।